तो अभी हमने संख्या को रीडिंग करना सीखा है ना। अब हम विभिन्न प्रकार के संख्या के विषय में जानेंगे संख्या पद्धति में। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या इसे कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक। प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक। गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कितने स्टूडेंट ट्यूशन आए हैं तो मैं काउंट करूँगा 1, फिर 2, 3, 4। तो ये नंबर कैसे बन रहा है, 1 में 1 जुड़कर 2 बना, 2 में 1 जुड़कर 3 बना, 3 में 1 जुड़कर 4 बना। सब में क्रमागत एक एक जुड़ता जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार की संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का इस्तेमाल गिनती वाली संख्या में होता है। गिनती वाली संख्या, गिनती वाली संख्या, ठीक। जैसे कि 1, 2, 3 और नंबर जहाँ तक आपको इस्तेमाल करना है वहाँ तक लेना है, ठीक। ये जैसे 1 से 10 तक का हमने नंबर लिखा, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, ऐसा नहीं है कि 10 तक लिखे तो प्राकृतिक संख्या है। ये 1 से शुरू होकर 11 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, करोड़ हो सकता है। संख्या अनंत बनेगी, लेकिन हमें जहाँ तक इस्तेमाल करना है वहाँ तक लिखकर आगे क्लोज कर देते हैं। आ गए समझ में। तो ये है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या से संबंधित क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्राकृतिक संख्या का पूछा जाता है योगफल। प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछा जाता है, ठीक। अब प्राकृतिक संख्या के योगफल को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। 3 तरीके से कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल बताओ, ऐसे बोलेंगे। या 1 से 10 तक की संख्या का योगफल कितना होगा, ऐसा बोला जाएगा। या फिर 1 से 10 तक की क्रमागत संख्या का योगफल क्या होगा। 3 प्रकार से, एक बार प्राकृतिक संख्या बोला, एक बार क्रमागत संख्या बोला और एक बार 1 से 10 तक की सिर्फ संख्या बोला। तीनों में से कोई सा भी शब्द इस्तेमाल करे, सबको बनाने का एक ही तरीका है। जो पहला तरीका है एकदम बेसिक, वह ये है कि आपको पहले 1 से 10 तक की संख्या ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 9 और ये 10 और 1 से 10 तक की संख्या का पूछा जा रहा है योगफल, या क्रमागत संख्या का योगफल या फिर प्राकृतिक संख्या का योगफल। तो सभी नंबर को आपस में ऐड करते जाना है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45 और 10 55। कितना बना, 55, ठीक। तो यहाँ तो संख्या थोड़ा छोटा था, तो एक दूसरे को ऐसे आपस में जोड़ते जोड़ते हमने पूरा योगफल प्राप्त कर लिया। संख्या हो गया बड़ा, तो अब इसी तरीके से जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक। तो उस समय को कम करने का इसका एक फार्मूला होता है, प्राकृतिक संख्या का योगफल या क्रमागत संख्या, ठीक। इसका फार्मूला है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या प्लस 1, ठीक। और फिर इसे 2 से डिवाइड करना है। तो जैसे कि 1 से 10 तक की संख्या को आपस में जोड़ना है, तो 1 से 10 तक की संख्या में अंतिम संख्या कौन सा है, 10 है। कौन सा है, 10।
तो अंतिम संख्या में लिखेंगे 10। यहाँ फिर से अंतिम संख्या लिखाया है, तो अंतिम संख्या फिर से हम क्या लिखेंगे 10, और 10 में 1 ऐड करो 11, तो यहाँ लिखेंगे 11। इसके बाद इसे सॉल्व करने के लिए जब ऊपर में मल्टीप्लाई है ना, तो नीचे के 2 से यदि ये डिवाइड है तो इसे डिवाइड करना, या इस तरफ का कोई नंबर डिवाइड होगा तो उसको डिवाइड करना। 2 में से कोई भी एक को ही डिवाइड करना है, ठीक। तो 2 से ये 10 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम में, और 5 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55 आ गया। यहाँ पर भी 55 आया, यहाँ पर भी 55 आया, ठीक है। अब इसी प्रकार से मान लो पूछा जा रहा है 1 से 53 तक की संख्या का योगफल कितना होगा। ये 53 तक की संख्या का योगफल क्या होगा। तो अब इस प्रकार से इसको लिख कर जोड़ेंगे, बहुत समय लगेगा, तो इसे फार्मूले से बनाना है। क्या करना है, लिखना है अंतिम संख्या 53। अब अंतिम संख्या में 1 जोड़कर दूसरी संख्या प्राप्त करो तो कौन सा बनेगा 54, और 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो इस बार 2 से कौन सा डिवाइड है 54 नंबर डिवाइड है। तो 2 के टेबल में 54 कितने टाइम में डिवाइड है 27, ठीक। देखो जिसे मैंने क्रॉस किया है उसे इस्तेमाल में नहीं लाना है। ये क्रॉस है मतलब नीचे में अब कुछ भी नहीं है, ये क्रॉस है मतलब ये हट जाएगा, उसका जगह 27 लेगा। तो 53 मल्टीप्लाई 27 लिखना है। 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 5 जा और 2 37। 1 प्लेस कंप्लीट, तो 1 प्लेस को छोड़ देंगे। 2 का टेबल 3 टाइम 6, 2 का टेबल 5 टाइम 10। अब इस नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 1 और ये 13 कैरी 1 4 1, ठीक। तो यहाँ पर आंसर आया 1431। ये ऐसे लिखना है। आ गया समझ में? ओके। ये था प्राकृतिक संख्या से संबंधित योगफल। अब इसी में एक तरीका से और पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, देखो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है संख्या, लेकिन यही कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है। संख्या स्टार्ट हो रहा है मान लो 7 से, 7 8 9, और इस संख्या को हमने लिया 15 तक। अब इसका योगफल ज्ञात करो पूछा जाएगा। तो इसे इसके जैसे फार्मूले से बनाओगे तो आंसर आ जाएगा गलत। बनाना उसी के तरह है लेकिन थोड़ा समझ कर बनाना है, क्योंकि इसके पहले जो स्टार्ट होता था वह 1 से स्टार्ट होता था। यदि 1 से 15 तक पूछा जाता तो अभी जैसे बनाए वैसे बनाते, लेकिन अभी एग्जाम्पल में हमने लिया है 7 से 15 तक, 7 से कंटिन्यू होते जा रहा है। तो सिर्फ आपको बताना है 7 से 15 तक को जोड़ने पर कितना बनेगा। तो पहले हम प्रैक्टिकल तरीक़ा से जोड़ेंगे। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, 7 और 8 15, 15 और 9 कितना हुआ 24, 24 और 10 34, 34 और 11 45, 45 और 12 57, 57 और 13 70, 70 और 40 84, 84 और 15 99। तो 7 से 15 तक के नंबर को आपस में ऐड करने पर बढ़ा 99, ठीक। अब इस तरीके से हम जोड़ेंगे, संख्या बड़ा आ जाएगा तो फिर से टाइम लगेगा।
अभी जिस फार्मूले से बना रहे थे उसी फार्मूले से बनाना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। यहाँ पर 7 से 15 तक की संख्या का योगफल पूछा जा रहा है। अब ऐसा पूछा जाएगा तो भी आपको क्या करना है, 1 से 15 तक का ही संख्या का योगफल निकालना है। ये विद से शुरू होगा ना, कहीं इधर के कुछ नंबर को छोड़ देंगे तो भी क्या करना है, 1 से 15 तक की संख्या का ही निकालना है योगफल। तो क्या करोगे योगफल निकालने के लिए, अंतिम संख्या मल्टीप्लाई एक संख्या अधिक, तो 16 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पर डिवाइड करोगे। तो 2 से कौन डिवाइड है, 16। 2 के टेबल में 16 8 टाइम में, और 15 8 जा 120। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120। ठीक, और अभी कितना आना चाहिए आंसर, 99 आना चाहिए। तो आंसर अभी आया है क्या, नहीं। देखो 20 से पूछेगा तो भी आपको 1 से 15 तक को जोड़ने पर जो नंबर आएगा वही प्राप्त करना है। अब दूसरा चीज़ क्या करना है, देखो ये जो संख्या है 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले क्या रहा होगा, 6 है ना। अब इसके पहले 6 रहा होगा और ये जाकर 1 में ख़त्म हो जाएगा। आ रहा है समझ में, 7 से ये शुरू हुआ है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसके पहले जो 1 से 6 तक की संख्या है उसका अब हमें निकालना पड़ेगा योगफल। तो 1 से 6 तक की संख्या का योगफल निकालेंगे तो अंतिम संख्या बनेगा 6। 6 में 1 अधिक करके गुणा करेंगे तो 7/2। 2 के पहाड़ा में 6 जाएगा 3 बार में, और 7 या 21, तो इसी 21 को इसमें घटाएंगे। 10 में 1 घटाओ 9, इसे घटाए हैं, इसे बड़ा बनाए तो इसमें 1 कम करेंगे तो ये बन जाएगा 12 11। 11 में 2 घटा दो 9, आ गया आंसर 99। ठीक, आ गया समझ में। तो प्राकृतिक संख्या का योगफल ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। अब प्राकृतिक संख्या से संबंधित और क्या चीज़ पूछा जा सकता है, औसत। क्या पूछा जाएगा, औसत, एवरेज। प्राकृतिक संख्या से संबंधित औसत, औसत कैसे निकालते हैं। ठीक, अभी मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्या दे रखा है 1 से, चलो 10 तक ही ले लेते हैं। 1 से 10 तक का प्राकृतिक संख्या पूछा जा रहा है, प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा जा रहा है, योगफल नहीं। क्या पूछा जा रहा है इस बार, औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं, देखो औसत कैसे निकालते हैं। 1 से 10 तक की संख्या का औसत निकालना है तो 1 से 10 तक की संख्या को इसमें भी जोड़ा जाता है। जब औसत निकालोगे ना तो जितना संख्या दिया है उसको आपस में जोड़ते हैं, और जितना संख्या है उतने ही संख्या से डिवाइड करते हैं, कुल संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 1 से 10 तक की संख्या का पूछा जा रहा है योगफल, तो 1 से 10 तक की संख्या को आपस में जोड़ोगे। ये 1 से 10 तक संख्या का औसत पूछ रहा है, तो 1 से 10 तक की संख्या को आपस में जोड़ोगे, और कुल कितना संख्या हुआ तो टोटल इसको हम गिनेंगे तो 10 होगा, तो 10 से ही इसको क्या करोगे, भाग करोगे। तो क्या करना है, ऊपर के सभी नंबर को जोड़ना है और 10 से भाग करना है। तो भाग करने पर जो नंबर आएगा वही कहलाएगा औसत। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ फिर से ध्यान दो, जब हम औसत निकालते हैं तो संख्या को जोड़ा जा रहा है कि नहीं। तो अभी हम प्राकृतिक संख्या का जो योगफल सीखे हैं वो फिर से यहाँ पर काम आ गया। फिर से आप 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या को जोड़ रहे हो कि नहीं। तो प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालने के लिए हमने क्या किया था, अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या में 1 अधिक करके गुणा करते हैं, तो 11 हो गया। ठीक है, 10 गुणा 11
बटा 2 करेंगे, ठीक। और नीचे में फिर ये 10 से हम भाग कर देंगे, तो 2 के पहाड़ा में 10 जाएगा 5 बार में, 5 गुणा 11 करेंगे 55, यहाँ पर आया 55, 55। अब 10 से भाग करेंगे तो 5.5 आंसर, ठीक है। आ गए समझ में ये? तो यहाँ से एक बेनिफिट मिल गया, प्राकृतिक संख्या का योगफल से संबंधित यदि उसका औसत पूछ दिया जाता है तो प्राकृतिक संख्या को जो जोड़ने का तरीका सीखे हो वह यहाँ पर औसत निकालने में जो योगफल करेंगे उसमें काम आ जाएगा। इसके पश्चात है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या जानने के पहले एक बार फिर से प्राकृतिक संख्या को जानते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्या को कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 है ना, ये हमने 10 तक का नंबर ले लिया, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। और इसी संख्या के साथ में जब 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल के समझोगे, ठीक है। मान लो 5 विद्यार्थी है, तो 5 विद्यार्थी को मैं गिन रहा हूँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो वो हो गया प्राकृतिक संख्या। अब मान लो 5 विद्यार्थी में से 4 विद्यार्थी के पास कुछ रुपया है और एक विद्यार्थी के पास एक भी रुपया नहीं है, तो उसके पास क्या हुआ? 0, तो 0 का इस्तेमाल हो गया। या 5 मिठाई का डिब्बा है, उसमें से 4 डिब्बे में मिठाई है और एक डिब्बा में मिठाई नहीं है, तो 5 डिब्बा है वो प्राकृतिक संख्या हो गया, और एक डिब्बा में मिठाई नहीं है तो वो 0 का भी वहाँ इस्तेमाल हो गया। तो इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब जैसे हम प्राकृतिक संख्या का योगफल सीखे थे वैसे ही इसका भी योगफल निकाला जाता है, और प्राकृतिक संख्या का जैसे हम औसत सीखे थे वैसे ही इसका भी औसत पूछा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना, थोड़ा सा बस अंतर है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का योगफल सेम होता है। 1 से 10 तक को जोड़ो तो भी 55 आएगा, 0 से 10 तक को जोड़ो तो भी क्या आएगा? 55। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का योगफल सेम होता है। आ गए समझ में ये? मतलब प्राकृतिक संख्या को भी जोड़ोगे तो वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, लेकिन औसत पूछा जाएगा तब अंतर पड़ेगा। औसत जानने के लिए हम क्या करेंगे? 0 से 10 तक की संख्या है ना, तो 0 से आपको पूरे 10 तक की संख्या को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। और कुल संख्या है 11। पिछले बार कितना था? 10। तो यहीं पर बस एक अंतर है। प्राकृतिक संख्या में 10 था इसलिए 10 से डिवाइड किए, अब 0 एक और संख्या आ गया, तो टोटल कुल संख्या कितना हो गया? 11। तो इस बार 11 से भाग करोगे, जोड़ने पर तो 55 ही आएगा। अब 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आंसर आ गया 5। पिछले बार 5.5 आया था, ठीक। तो ये पूर्ण संख्या समझ में आ गया। इसके बाद पूर्णांक संख्या, ठीक। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये बस हम समझेंगे, ठीक। तो पूर्णांक संख्या वह संख्या है, देखो यदि हम प्राकृतिक संख्या बात करते हैं, गिनने वाली संख्या 1 2 3 ऐसे कर है ना, तो भी वो पूर्णांक संख्या है। 0 से हम स्टार्ट करते हैं कोई संख्या, मतलब कि पूर्ण संख्या, तो भी वह क्या संख्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या, ठीक। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या जानते हो? माइनस वाला नंबर, जैसे -5, इसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या। तो कोई भी संख्या जिसमें ऋण चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, वह भी क्या संख्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। या कोई संख्या सिर्फ हम ऐसे लिखते हैं 7 या +7, इसे हिंदी में पढ़ते हैं धनात्मक, धनात्मक, इंग्लिश में पॉजिटिव बोलते हैं,
ठीक है, तो 7 लिखो या +7 लिखो, ये भी क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। ठीक, तो ये सभी प्रकार की संख्या को एक साथ कहा जाता है पूर्णांक, या इनमें से कोई सा भी संख्या दिया है तो उसको हम पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। जैसे -1 लिखा तो भी पूर्णांक है, 0 लिखा गया तो भी पूर्णांक बोल सकते हो। ठीक, 2 लिखा तो भी इसको पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। आ गया समझ में? तो ये सभी प्रकार की संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। आ गया समझ में? अब सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। सम संख्या क्या है और सम संख्या से संबंधित क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है। ठीक, तो सम संख्या से संबंधित योगफल पूछा जाता है और औसत पूछा जाता है। अब सम संख्या को 2 प्रकार के क्वेश्चंस के आधार पर पूछा जा सकता है। ठीक, सम संख्या जानते हो, ऐसा संख्या जो 2 से डिवाइड हो सम संख्या कहते हैं। तो 2 से डिवाइड होने के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या 2, 4, 6, 8। कोई भी संख्या हो, लास्ट में यदि इनमें से कोई सा भी नंबर दिखाई दिया, 2, 9, 5, 3, लास्ट में रख दिया 0, तो इसे 2 से डिवाइड करोगे तो होगा ही, 2 से डिवाइड होगा ही होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। 2 रहेगा तो भी, 4 रहेगा तो भी डिवाइड होगा, 6 रहेगा तो भी डिवाइड होगा, 8 रहेगा तो भी डिवाइड होगा। ये आ गए समझ में? तो सम संख्या ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो, और 2 से डिवाइड होने के लिए अंतिम अंक इनमें से कोई सा एक रहेगा। ठीक, तो सम संख्या से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखो, इस क्वेश्चन को प्राकृतिक संख्या के आधार पर पूछा जा सकता है। जैसे 1 से हमने लिया 15 तक की संख्या, तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो इसमें ऐसे पूछेगा, 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्या में सम संख्या का योगफल कितना होगा? तो 1 से 15 तक की संख्या में ऐसे नंबर को लेना है जो 2 से डिवाइड होता है। तो 1 तो नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15 2 से डिवाइड है क्या? नहीं। तो 14 तक की संख्या को लेना है। अब इसको आपस में ऐड कर देंगे तो योगफल मिल जाएगा। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 10 30, 30 और 12 42 और 14 56। कितना बना? 56। आ गया समझ में? अब इस प्रकार से जोड़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। अब इसे 2 प्रकार से पूछा जा सकता है ना। देखो, या तो 1 से 15 तक प्राकृतिक संख्या दिया रहेगा और सम संख्या पूछेंगे तो सम संख्या को अलग से छांट कर लिखना है तब जोड़ोगे, या फिर डायरेक्ट दे दिया रहेगा ये सम संख्या है, उसको जोड़ने पर कितना होगा, ऐसा। ठीक, पहले से इसे निकाल कर दे दिया है तो ज़्यादा आसान है, और प्राकृतिक संख्या के रूप में दिया रहेगा तब आपको अलग से उसको लिखना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो इसका भी फार्मूला बनता है सम संख्या का। सम संख्या का फार्मूला कैसे बनता है? देखो, ऐसे आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पता करो कुल सम संख्या, कुल सम संख्या। ठीक, कुल सम संख्या कितने हैं पता करो, और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है कुल सम संख्या +1 में, ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक, तो देखो 1 से 15 तक की संख्या में कुल कितने सम संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सम संख्या है। तो कुल सम संख्या हुआ 7। अब 7 में 1 अधिक लिखकर मल्टीप्लाई कर दो,
तो 8 7 जा 56। देखो सेम आंसर आया। तो ये है इसका फार्मूला। आ गया समझ में? देखो और इसी में और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इसी में ये कितने ये सम संख्या कौन कौन से हैं नहीं दिया रहेगा, इसमें डायरेक्ट बता देगा प्रथम 7 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो वहाँ पर पहले से बता दिया प्रथम 7 सम संख्या। तो प्रथम 7 सम संख्या को ऐसे आपको लिख कर जोड़ना पड़ेगा, या आपको फार्मूला पता है तो यहाँ तो आंसर खुद ही वो बता रहा है कि टोटल 7 सम संख्या है। प्रथम 7 सम संख्या बोला, पता चल गया कि कुल 7 सम संख्या है। तो यहाँ 7 है तो 8 लिखकर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ठीक। ये प्राकृतिक संख्या वाला में एक चीज़ और जानना है, ये जब ज़्यादा बड़ा हो गया, मान लो संख्या गया है 50 तक ले लेते हैं, ये 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है। अब इसमें सम संख्या बस का योगफल बताना है। तो सम संख्या का योगफल बताने के लिए सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या में यदि सिर्फ सम संख्या कितना है यह जानना है, तो वह जानने के लिए क्या करो, अंतिम संख्या को 2 से डिवाइड करो, अंतिम संख्या में 2 से डिवाइड करो। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कुल कितने उसमें सम संख्या है। ठीक है, तो 50 में 2 से भाग करोगे 25। अब पता चल गया 25 सम संख्या है। तो यहाँ कुल सम संख्या पता चला 25। तो इसको 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 पंचे 30 हासिल 3, 12 और 3 15, एक स्थान छोड़ेंगे, 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 दूने 4 और 1 5, 0 5 6, 650। कितना बना योगफल सम संख्या का? 650। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा देखो परिवर्तन कर रहा हूँ और कंफ्यूज हो जाओगे। अब 1 से 51 तक की संख्या में सम संख्या का योगफल बताना है। इसके पहले 50 था, तो सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, 1 से 51 तक की संख्या में कुल कितने सम संख्या है। सिर्फ आपको जानना है कुल कितने सम संख्या है। तो फिर वही काम करोगे, अंतिम संख्या में 2 से डिवाइड करोगे। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 25 टाइम तक 25 टाइम पूरा चला जाएगा और एक शेषफल बच जाएगा। यहाँ से लिख रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। 4 आया 2 बार में और 10 आया 5 बार में और एक बच गया। तो 2 का पहाड़ा पूरा कितने बार हमने पढ़ा? 25 बार। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ जान लो, 2 से डिवाइड हो जाए तो भी अच्छी बात है और नहीं डिवाइड हो तो भी अच्छी बात है। पूरा डिवाइड हो गया तो भी 25 सम संख्या आया और पूरा जब डिवाइड नहीं हुआ तो भी यहाँ पर 25 आया। तो कुल सम संख्या कितना रहेगा? 25 ही रहेगा, क्योंकि 51 आया है तो ये तो विषम संख्या है, तो सम संख्या में शामिल होगा क्या? नहीं, इसके पहले जो 50 था वही सम संख्या में शामिल होगा। तो कुल सम संख्या कितना है यह जानना है। तो अंतिम संख्या चाहे वो 2 से डिवाइड हो या ना हो, उसको डिवाइड करो, जितना भागफल आया उतना ही उसमें सम संख्या है। ठीक, तो ये था सम संख्या का योगफल से संबंधित। अब सम संख्या का औसत। ठीक, जैसे पूछा जा रहा है 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या में सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सम संख्याओं का औसत, तो इसके पहले भी हम औसत सीखे हैं। औसत के लिए क्या करते हैं? पता करना है कि कुल
कुल संख्या कितना है और जो जो संख्या उसका योगफल कितना बना। ठीक, तो ऊपर में क्या करना है, जो जो सम संख्या है 1 से 50 तक के बीच में, 1 से 50 तक में जो जो सम संख्या है उसको आपस में जोड़ोगे, योगफल मिल जाएगा। तो अभी सम संख्या का योगफल के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे ना। 1 से 50 तक की संख्या में सम संख्या कुल कितना है 25, और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 26 से। तो 25 गुणा 26 किए थे, कितना आया था 650। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 650। और कुल कितने सम संख्या थे 25। तो 25 से हम इसमें क्या करेंगे डिवाइड। तो 25 के पहाड़ा में 650 आएगा 26 बार में, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर बना है ना। तो यदि 25 से इसमें भाग करोगे तो 26 आ जाएगा, और 26 से इसमें भाग करोगे तो 25 आ जाएगा। आ गया समझ में? नहीं जाओगे, अभी बैठो। इसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या मतलब 2 से डिवाइड होने वाला, तो विषम संख्या मतलब 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। तो 2 से कोई नंबर कब पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा? जब अंत में 1 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 5, या फिर 7, या फिर 9। ये 5 अंकों में से कोई सा भी एक अंक लास्ट में होगा संख्या की, तो वह 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अब फिर से हम यही से एग्जाम्पल लेते हैं। तो विषम संख्या में क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा? इसमें भी सेम योगफल पूछा जा सकता है और औसत, योगफल और औसत। ठीक, तो फिर से हम वही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो प्राकृतिक संख्या या तो प्राकृतिक संख्या के रूप में दिया रहेगा, या फिर कौन कौन से विषम संख्या उसको अलग से लिख कर जोड़ने की बात किया जाएगा। अब जैसे 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या है और इसमें सिर्फ विषम संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है, तो 1 से 50 तक की संख्या में जो जो विषम संख्या है उसको लिखो और आपस में जोड़ो तो पता चल जाएगा, या फिर इसका एक फार्मूला होता है। ठीक, तो पहले ये छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या है। ठीक, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या है और इसमें से सिर्फ विषम संख्या का आपको योगफल निकालना है। तो 1 से 9 के बीच में कौन कौन से विषम संख्या है? 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, 4, 9, 16 और 9, 25। कितना बना? 25, 25। तो इसका फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला बनता है? योगफल का कुल विषम संख्या का वर्ग। इसका फार्मूला है कुल विषम संख्या का वर्ग। ठीक, तो 1 से 9 तक की संख्या में विषम संख्या कुल कितना है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर लिखो कुल विषम संख्या 5। अब 5 का वर्ग करो तो 5 गुणा 5 25 आया, पता चल गया। अब संख्या को बड़ा करते हैं। ठीक है, फिर से मैंने इसे रखा 50। अब 1 से 50 तक की संख्या में विषम संख्याओं का योगफल आपको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1 से 50 तक की संख्या में कितने विषम संख्या है यह जानना है। कितने विषम संख्या है यह जानना है। ठीक है,
अब चाहे उसको अलग जो जो विषम संख्या उसको अलग अलग लिखो और उसके बाद उसको गिनो कि कुल कितने विषम संख्या है। तो यहाँ से यदि आप निकालोगे 1 विषम है, फिर 3 विषम है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, तो ऐसे लिखते जाओगे, बहुत समय लग रहा है कि नहीं। और ये तो अभी लिखने में समय लग रहा है, अब इसको जोड़ते जाओगे, है कि नहीं। और ये फिर बलून जैसा बड़ा होता जाएगा, है कि नहीं। हाँ, और ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा बलून फूलेगा, उसके साथ खुद उड़ जाओगे। तो देखो इसका भी सेम तरीका है। देखो इधर ध्यान दो, सेम यही एग्जाम्पल मैं सम संख्या के लिए बताया था। जैसे 1 से 50 तक की संख्या है तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कुल कितने सम संख्या है। तो कुल कितने सम संख्या वह जानने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। 1 से 50 तक की संख्या है तो 1 से 50 तक की संख्या में कुल कितने विषम संख्या यह जानने के लिए अंतिम संख्या में 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आया 25। पता चल गया कुल कितने विषम संख्या है 25। अब 25 का स्क्वायर करो, 25 इंटू 25, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा। अब जैसे उसमें एक सिचुएशन बनाया था, ये 50 को मैं 51 रख दिया है ना, तो वैसे ही यदि यहाँ पर भी मैं 50 को 51 कर दिया और अब पूछा जा रहा है 1 से 51 तक की संख्या में से विषम संख्या का वर्ग बताओ, विषम संख्या का योगफल बताओ। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि 1 से 51 तक की संख्या में कुल कितने विषम संख्या है। तो वह जानने के लिए अंतिम 1 से 51 तक में जो अंतिम संख्या है, चाहे वो सम हो या विषम, उस संख्या में 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भागफल मिलेगा वो क्या होगा, विषम संख्या की संख्या होगा। लेकिन ये वाला में और सम वाला में एक अंतर है। सम वाला में क्या है, देखो 51 है तो भी 2 से डिवाइड किए, भागफल कितना आया 25 और एक बच गया। तो यहाँ बच गया तो उससे कोई लेना देना नहीं है, और भाग चला गया तब तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर वही चीज़ समझना है। जैसे 50 था तो 2 से भाग किए 25 आया, लेकिन यदि 51 है और 2 से भाग करेंगे है ना, तो भागफल तो 25 आएगा, लेकिन शेष फल भी एक बचेगा, शेष फल भी एक बचेगा। तो जब शेष फल बचता है और विषम संख्या की बात होता है तो जितना शेष फल बचा है उसको यहाँ पर जोड़ा भी जाता है, और 2 से भाग करोगे हमेशा शेष फल एक ही बचेगा। तो 1 को इसमें हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 26। अब 25 गुणा 25 करोगे गलत आ जाएगा, अब 26 आ गया। क्यों? क्योंकि 51 विषम संख्या है, इसके पहले 50 था तो 50 क्या था सम, तो 50 हट गया और इसके पहले जो 49 था वो शामिल हुआ था। ठीक, तो विषम संख्या की कुल संख्या पता करना है। लास्ट में यदि सम संख्या है तो जो भागफल आएगा उसी का वर्ग करना पड़ेगा, और यदि विषम संख्या है तो जितना भागफल आया है उसमें एक जोड़ोगे तो जो नंबर बनेगा उसका उसी से मल्टीप्लाई करोगे, तब बनेगा इसका वर्ग। ठीक है, तो 26 इंटू 26, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, 2 6 जा 12, 2 2 जा और 1 5, तो 676 आंसर आ गया समझ में। ठीक, अब इसका औसत निकालना है। 1 से 51 तक की प्राकृतिक संख्या है और उसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, औसत निकालने का एक ही फार्मूला है। देखो नीचे में लिखना है कुल संख्या,
नीचे में लिखना है कुल संख्या। ठीक, और ये जो कुल जितना भी संख्या है उन संख्या को आपस में जोड़ने पर क्या बनेगा, मतलब ऊपर में लिखना है योगफल। तो औसत का फार्मूला है नीचे में कुल संख्या और वो जो भी संख्या था उसको आपस में जोड़ने पर क्या बनता है, अर्थात उसका योगफल। अब 1 से 51 तक की संख्या है, उसमें सिर्फ विषम संख्या का आपको बताना है औसत। तो औसत बताने के लिए कुल जो विषम संख्या है उसका निकालोगे योगफल। तो कुल विषम संख्या का योगफल का फार्मूला यहाँ पर है, कुल विषम संख्या गुणा कुल विषम संख्या। तो 1 से 51 तक में कुल विषम संख्या कितना है, 26। तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 676, योगफल पता चल गया 676। और कुल कितने विषम संख्या है, 26। तो 26 से ही यहाँ पर भाग करोगे तो इसके पारा में ये नंबर आएगा 26 बार में। आंसर आ गया समझ में ये। अब देखो फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ से सम संख्या से। ठीक, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो। 2 से डिवाइड होने के लिए अंतिम अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा। ठीक, सम संख्या का योगफल पूछा जाएगा या फिर औसत पूछा जा सकता है। जैसे 1 से 50 तक की संख्या है उसमें सम संख्या का योगफल पूछा जाएगा, तो पहले पता करोगे कुल कितने सम संख्या है। तो दी हुई संख्या में 2 से क्या करोगे, डिवाइड। 50 में 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25। कुल सम संख्या पता चल गया। और कुल सम संख्या में एक अधिक लिखकर गुणा कर दो। ठीक है, तो 25 है, तो 25 का 26 के साथ गुणा करना है, 2 से भाग वगैरह करना नहीं है। ठीक है, तो 25 गुणा 26 करेंगे कितना बनेगा, 50। ठीक है, अब औसत निकालना है। तो सम संख्या का औसत निकालने के लिए क्या करोगे, 1 से 50 तक की जो संख्या है उसमें जो सम संख्या है उसका योगफल कितना होगा ये पहले पता करोगे। यहाँ पर क्या पता करोगे, योगफल। ठीक, तो 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या में 25 सम संख्या है, तो 25 का 26 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर योगफल पता चल जाएगा। कितना बनेगा, 650। और नीचे में कुल जितना सम संख्या है उतना से डिवाइड करना है। तो 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या में कुल सम संख्या है 25। 25 से इसमें भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 26। तो 26 कहलाएगा औसत। फिर विषम संख्या। ठीक, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं है। तो 2 से डिवाइड नहीं होने के लिए अंतिम संख्या क्या होता है, अंतिम अंक 1 3 5 7 9। ठीक, ये है विषम संख्या की पहचान। अंत में होगा या यही दिया रहे। अब विषम संख्या का योगफल निकालना और औसत निकालना सीखे हैं। तो जैसे 1 से 51 तक की संख्या दिया है और उसमें सिर्फ विषम संख्या का योगफल निकालना है, तो पता करना पड़ेगा 1 से 51 तक में कितने विषम संख्या है। ठीक, तो 51 में 2 से डिवाइड करोगे कितना भागफल आएगा, 25। और रिमाइंडर बच गया तो उसको इसमें जोड़ देना है। तो ये कितना हो गया, 26। और इसका फार्मूला क्या है, कुल विषम संख्या का वर्ग। तो कुल विषम संख्या बना 26। 26 का वर्ग, 26 वर्ग मतलब 26 गुणा 26। तो कितना बनेगा, हाँ 676। अब औसत निकालना है, तो औसत भी निकालोगे तो क्या करोगे, 1 से 51 तक की संख्या में कुल कितने विषम संख्या है ये पहले पता करोगे, और जो विषम संख्या मिला उसका योगफल निकालोगे। तो योगफल निकालने के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल हुआ, तो ऊपर में आ गया 676।
और जितने विषम संख्या थे उतने ही कुल विषम संख्या से इसमें डिवाइड करोगे तो भाग करने पर आया 26। ये इसका बना औसत। इसके बाद अगला संख्या भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक, ऐसा नंबर जो अपने नंबर से डिवाइड होने के साथ साथ कोई भी एक और संख्या से डिवाइड हो, 1 को छोड़कर, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 4। 4 से डिवाइड होगा 1 टाइम में, है कि नहीं? और 4 2 से भी डिवाइड है 2 टाइम में। तो ऐसी ही संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक, और जैसे हम ले लेते हैं 100, तो 100 से डिवाइड है। लास्ट में 2 0 है, 4 से डिवाइड है। लास्ट में 0 है, 5 से भी डिवाइड है। ठीक है, और भी नंबर से हो जाएगा, 25 से भी है। तो ये 100 से तो डिवाइड है ही, लेकिन 100 को छोड़कर कोई एक और भी नंबर से डिवाइड, जैसे ये 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही नंबर से बस डिवाइड हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 2 सिर्फ 2 से डिवाइड है। 3 सिर्फ 3 से डिवाइड है। 5 सिर्फ 5 से डिवाइड है। 11 सिर्फ 11 से डिवाइड है। 23 सिर्फ 23 से डिवाइड है। और 24 लिख लिया तो ये तो भाज्य हो गया। 3 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। तो आ गया समझ में? ठीक है, 23 क्या है? तो ये था भाज्य और अभाज्य संख्या। ठीक, इसके बाद हम उत्तरवर्ती संख्या जानेंगे। उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है, इसे परवर्ती संख्या भी बोलते हैं। परवर्ती संख्या। ठीक, उत्तरवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या क्या है? जस्ट आफ्टर नंबर। जैसे 3 का उत्तरवर्ती संख्या 4, 4 का उत्तरवर्ती संख्या 5। ठीक, जो संख्या है उसका उत्तरवर्ती पूछा जाएगा तो उसमें एक जोड़कर जो संख्या बनेगा उसे ही उसका उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। तो ये एकदम आसान है कि नहीं? 105। ठीक, तो 199 का जस्ट आफ्टर नंबर या उत्तरवर्ती संख्या कितना हुआ? 200। आ गया समझ में? अब इसके बाद पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या। ठीक, पूर्ववर्ती संख्या जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक, जैसे कि 3 का पूर्ववर्ती 2 होगा। 2 का पूर्ववर्ती 1। तो पूर्ववर्ती संख्या पता करने के लिए इसमें 1 घटाया जाता है, 1 माइनस किया जाता है। ठीक है, तो 100 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 99 या 99। तो पूर्ववर्ती समझ में आ गया, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। चलो, अब इसके बाद हम सीखेंगे
स्थानीय मान, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, बहुत सिंपल है, इधर ध्यान दो, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। ठीक, जैसे कोई संख्या लिखाया है 5 7 9 2 3 1, ये एक संख्या है। ठीक, अब इसमें जैसे पूछा जा रहा है 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाएगा उस संख्या को नीचे लिखना है। ऐसे संख्या दिया है, इस संख्या में जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाएगा उस अंक को लिखना है और उसके पीछे में जितना अंक होगा उतना जीरो पीछे रखना है। तो यहाँ 9 का स्थानीय मान हुआ 9000 आंसर। ठीक, इसी प्रकार से 7 का स्थानीय मान कितना होगा 70,000। 7 के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो पीछे रखेंगे, 70,000। ठीक, तो इसी में क्वेश्चन जोड़ने और घटाने से संबंधित बनाया जाता है। ठीक है, इसमें दो दो अंकों का स्थानीय मान पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाएगा 9 का स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान दोनों का योगफल कितना होगा। 9 और 7 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा, तो क्या करोगे, 9 का स्थानीय मान निकालना, 7 का स्थानीय मान निकालना और योगफल बोला है तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 0 0 0 9 और ये 7 आंसर आ गया समझ में। और योगफल की जगह अंतर पूछा जाएगा, दोनों का अंतर कितना होगा, तो इसे माइनस करना है। क्या करना है, माइनस 0 0 0, 10 में 9 माइनस 1 और ये 6। ठीक है 61,000। ठीक है, ये है स्थानीय मानों का अंतर। अब इसी में एक डिफ़िकल्ट वाला, मतलब उसको ज़्यादातर बच्चे नहीं बना पाते हैं, वो है दशमलव वाला। दशमलव वाला का स्थानीय मान कैसे पता करते हैं। जैसे इसमें पूछ दिया 3 का स्थानीय मान क्या होगा। जैसे इसमें 3 का स्थानीय मान कितना होगा, है ना, दशमलव नहीं होता तब तो इसका स्थानीय मान 30 था। अब दशमलव के बाद में है तो दशमलव के जस्ट बाद को पढ़ते हैं 10वें और 10वें के जस्ट बाद वाले नंबर को पढ़ते हैं 100वें। तो 3 का स्थानीय मान लिखोगे 300वें, ऐसे बटा करके नीचे में लिखना है 100, 300वें। 2 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 2 10वें और 1 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 1000वें। बोलने से समझ में नहीं आ रहा है तो एक और अच्छा आसान तरीका है, जैसे 2 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो आप 2 लिखोगे और फ्रैक्शन बनाओगे, और ये जो 2 है दशमलव के कितने अंकों के बाद है, तो जस्ट एक ही अंक में है, दशमलव के जस्ट बाद में है ना, तो दशमलव के जस्ट बाद में है तो 1 0 लिखोगे और 1 0 लिखकर 1 रख दोगे। ठीक, 3 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो जिसका स्थानीय मान पूछा जाएगा उसको लिखना है, फिर फ्रैक्शन बनाना है, और ये दशमलव के कितने अंकों के बाद है तो 1 2 2 0 रख दो फिर 1 लिखो। तो ये हो गया 3 का स्थानीय मान। 1 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो पहले 1 लिखोगे, फ्रैक्शन बनाओगे, और दशमलव के कितने अंक के बाद है 1 2 3, तो 3 0 रखे उसके बाद 1 रख दिए। ठीक, अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दिया 3 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का योगफल कितना होगा, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 70, क्योंकि यहाँ से बस आपको देखना है, ये इधर और अंक है कहकर और 3 0 बढ़ा दिए तो गलत हो जाएगा। ध्यान दो, इधर दशमलव लगा है और ये 3 अंक को देखकर 3 0 और लगा दिए तो गलत हो जाएगा।
7 का स्थानीय मान पूर्णांक में देखना है तो दशमलव के पहले तक देखना है। तो 7 का स्थानीय मान आया 70 और 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान आया 300वें। तो 70 के साथ इस नंबर को जोड़ने के लिए इसको दशमलव में चेंज करो, भिन्न को दशमलव में। तो भिन्न को दशमलव में कैसे चेंज करते हैं, देखो ये 3 आ जाएगा इस जीरो के जगह में, दूसरा जीरो का जगह लेने के लिए कोई नहीं है तो जीरो का जीरो लिखो, जहाँ 1 है वहाँ दशमलव, और दशमलव रखने के बाद सामने में जीरो रखते हैं। तो इसी नंबर को इस नंबर में जोड़ देंगे। और एक और इसका आसान तरीका है, 3 का स्थानीय मान लिखना है तो 3 लिखो, ठीक, और 3 के सामने में जितना अंक है उतना ही उसके सामने में जीरो रखो। तो ये जैसे हम 3 का 3 रख दिए, इसके सामने में 1 अंक है, 1 जीरो रखे, और दशमलव की जगह में दशमलव, और दशमलव रखने के बाद सामने में कुछ नहीं मतलब जीरो है। आ गया समझ में? तो इसी नंबर को इसमें जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, ये पूर्णांक संख्या, इसमें दशमलव नहीं है, तो जिसमें दशमलव नहीं है उसमें भी लास्ट में दशमलव रख कर दशमलव बनाते हैं। अब ये दशमलव नंबर को इस दशमलव में रखकर जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ोगे, दशमलव को दशमलव के नीचे रखोगे, जीरो इस तरफ रहेगा और ये इधर है तो इधर रखना है ये। तो योगफल पूछा जाएगा तो जोड़ोगे, 3 0 दशमलव के नीचे दशमलव 0 7। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि अंतर पूछा जाएगा तो 7 का स्थानीय मान 70, 3 का स्थानीय मान आया 300वें, और यहाँ पर ऊपर में जीरो नहीं लिखोगे तो आंसर आएगा गलत, क्योंकि आपके ध्यान में नहीं आएगा, आप 3 का 3 ही लिख दोगे। अब जीरो लिखोगे और अंतर पूछा जा रहा है तो घटाओगे। अब ऊपर में कुछ नहीं मतलब जीरो, तो जीरो बनेगा 10, 10 में 3 घटाओ 7, इसमें एक कम करेंगे 9, इसे बड़ा बनाए, इसमें एक कम हो जाएगा 69। ये है अंतर में आंसर। स्थानीय मान, ठीक। अब जाति मान, जाति मान इसे इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 5793। इसमें जैसे पूछा जाता है 7 का जाति मान क्या होगा, तो जाति मान में जो नंबर का जाति मान पूछा जा रहा है उसी नंबर को बताना है। 7 का जाति मान क्या होगा, तो बताना है 7। 9 का जाति मान 9। अब इसमें जैसे पूछ दिया 7 का जाति मान और 3 के जाति मान का योगफल कितना होगा, तो 7 का जाति मान 7, 3 का जाति मान 3, दोनों का योगफल आ गया 10। अंतर पूछेगा तो माइनस कर देंगे, कितना बनेगा 4। आ गया समझ में? तो जाति मान का एक और नाम होता है अंकित मान। अंकित मान, ठीक है। जाति मान समझ में आ गया? चलो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर वह नंबर है कोई भी संख्या जिसको भिन्न में लिखना है। भिन्न संख्या ही परिमेय संख्या आसान भाषा में। उसमें आप लोग के बुक में ऐसे लिखाया है, जिसे पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और एक में से ऐसे दिया है क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही दो चीज़ दिया है जो आप लोगों को परेशान कर रहा था, है ना। तो देखो p का मतलब कोई पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या मैं बताया था, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या हो, कोई भी संख्या ऊपर में रख दो। जैसे आप रख दिए -1 और नीचे में भी कोई सा नंबर रख दो, मान लो आपने रख दिया 2 या -2, तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या। बस एक ही शर्त है, नीचे में जो नंबर होगा वह 0 नहीं होना चाहिए। देखो क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात क्यों के जगह में आप 0 को बस मत रखो, बाकी कुछ भी रखो, उसी को कहते हैं परिमेय संख्या,
ठीक, क्योंकि जैसे ऊपर में मैंने 2 रखा और नीचे मैं 5 रख दिया तो ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन मैं नीचे में 0 रख दिया तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसका मान ऐसे अनंत हो जाएगा, अनंत का चिन्ह ऐसे है। हाँ, ऊपर में 0 रहेगा, नीचे में कोई नंबर रहेगा तो चलेगा। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए बस, और कोई सभी भिन्न संख्या लिखो, परिमेय संख्या है। अब आगे समझ में, अपरिमेय संख्या, उसमें एक और चीज दिया था, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, देखो ऐसा नंबर जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 है, 4 का वर्गमूल 2 निकलता है कि नहीं, इसका वर्गमूल निकलता है, लेकिन 2 का ही वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं। तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, अर्थात इसके अंदर में यदि अभाज्य संख्या है, अंडर रूट के अंदर में यदि अभाज्य संख्या है तो उसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसके पश्चात संख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बनाना और छोटी संख्या बनाना, ये ध्यान दो, बड़ी संख्या। ठीक, जैसे बोला जाता है 3 अंकों की बड़ी संख्या तो 3 बार 9 लिखना, 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 4 बार 9 लिखना, 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 बार 9 लिखना। आगे समझ में। और छोटी संख्या, जितने अंकों की छोटी संख्या बोला जाएगा उससे एक कम जीरो रखना। मान लो जैसे कि 4 अंकों की छोटी संख्या बोला तो 4 बार 0 मत रखना, 3 बार 0, और चौथा अंक को 1 लिखो। तो ये है 4 अंकों की छोटी संख्या। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है 3 अंकों की बड़ी संख्या 4 अंकों की छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। तो 3 अंकों की छोटी संख्या लिखना, 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखना और 4 अंकों की छोटी संख्या लिखना, और दोनों का योगफल बोला है तो जोड़ देना, बस ऐसा वाला। ठीक, अब इसी में एक चीज़ और होता है जिसे कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं। विभिन्न अंकों से बनी छोटी संख्या और बड़ी संख्या। जैसे बोला जाता है 5 अंकों से 5 विभिन्न लिखेंगे, 5 विभिन्न अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। चलो अब इधर ध्यान दो। यदि सिर्फ ऐसे बोला जाता 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ तो 5 बार 9 लिखे और आंसर हो गया। लेकिन 5 विभिन्न अंकों से बनी बड़ी सी बड़ी संख्या बोल रहा है, तो संख्या बनाने के लिए हम 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया 10 अंक है ना। अब इन्हीं के सहायता से अब आपको जितने भी अंकों का बड़ी सी बड़ी संख्या बोलेंगे इसी के सहायता से बनेगा। तो 5 विभिन्न अंकों से बनी, तो सबसे बड़ी संख्या है 9 8 7 6 5। ये हो गया 5 अंकों से बनी, 5 विभिन्न अंकों से बनी बड़ी सी बड़ी संख्या। और यदि इसमें यह बोला जाए 5 विभिन्न अंकों से बनी छोटी सी छोटी संख्या, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, छोटी सी छोटी संख्या, तब सबसे छोटा नंबर कौन है 0, लेकिन शुरू में 0 को नहीं लिखते हैं, तो 0 को छोड़कर छोटा नंबर है 1 0 2 3 4 हो गया। अब 5 कहकर इसको भी चले गए, 5 अंकों तक बोला है, 5 को भी ले लिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 अंक हो गया। देखो 1 2 3 4 5,
ये है इसका आंसर।